please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया की 74% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिकने के बाद एयर इंडिया को 3 साल के अंदर लिस्ट करवाना जरूरी होगा। एक साथ कई कंपनियां भी मिलकर बोली लगा पाएंगी। 76% स्टेक एयर इंडिया में, एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ और उसके साथ जो एक जेवी है उनकी एआई सेट की, उसमें भी जो उनकी भागीदारी है उस सबको इकट्ठा करके बेचने का निर्णय है। सर, कोर एसेट्स और नॉन कोर एसेट्स का कैसे? जो कोर एसेट हैं उनको कंपनी के साथ बेचा जाएगा और जो नॉन कोर एसेट्स हैं जो एसेंशियल नहीं है फ्लाइंग के लिए, उनको अलग करके एसपीवी में डाल। चलिए विस्तार से इसको समझते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर एयर इंडिया की बिक्री पर किस तरह का ड्राफ्ट निकाला गया है, मुख्य बिंदु क्या है इसके? बिल्कुल, जिन खबरों के साथ, जिन शर्तों के साथ हमने पिछले हफ्ते आपको खबर बताई थी, हूबहू उन्हीं शर्तों के साथ सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। और ये जो जारी किया है, इसमें जो सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। पहली बात कि एयर इंडिया में सरकार अपनी 76% हिस्सेदारी बेच देगी, 24% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। एयर इंडिया की जो सब्सिडरी है एयर इंडिया सैट्स, उसमें भी सरकार अपनी 50% हिस्सेदारी बेचेगी। उसमें बता दूं कि 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, 50% यहां पर सिंगापुर एयरलाइंस टर्मिनल सर्विसेज की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ इस पे जो कहा गया है कि आप यहां पे 14 मई तक आखिरी तारीख है जब तक आप अपनी बोली वहां पे लगा सकते हैं। उसके बाद 28 मई को क्वालिफाइड बिडर यानी जो चुने जाएंगे उनके नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई है। पहली शर्त यह है कि आप बिड तभी करेंगे जब आपका नेटवर्थ 5000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन इसमें एक बात और रखा गया है, मान लिया जाए किसी के ऊपर निगेटिव नेटवर्थ है तो वो भी शामिल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका जीरो नेटवर्थ माना जाएगा और फिर कंसोर्शियम में यानी कई सारी कंपनियां मिलकर के बिड कर सकती हैं, तो दूसरी जो कंपनी होगी उसके नेटवर्थ को स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो घरेलू एयरलाइंस है, खासतौर से इंडिगो जिसका 3800 करोड़ रुपए नेटवर्थ है, वो भी इसमें हिस्सेदारी ले सकती है। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, विस्तारा जैसी कंपनी जो निगेटिव नेटवर्थ में है वो भी इसमें हिस्सेदारी ले सकती है दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर के। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शर्त है वो ये है कि जब आप इसको खरीद लेंगे तो आपको 3 साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट कराना होगा। लिस्ट कराने वक्त ना सिर्फ खरीदार अपनी हिस्सेदारी बेचेगा बल्कि सरकार अपनी हिस्सेदारी का भी कुछ हिस्सा शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी। हालांकि 3 साल की अवधि का जिक्र जो है वो आरएफपी में किया जाएगा, लेकिन लिस्टिंग की जो शर्त है वो यहां पे जोड़ दी गई है। इन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ सरकार ने लोगों से बोलियां मांगना शुरू कर दिया है। धन्यवाद लक्ष्मण। वहीं एयर इंडिया की बिक्री को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो देश का गौरव है उसे ही बीजेपी बेचने में लगी है। बीजेपी वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा छोड़ के जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वी आर प्राउड ऑफ एयर इंडिया, जिसमें इंडिया का नाम कहा जाता है। उनको भी 76% इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा चल रहा है, तब भी एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एयर इंडिया के पूर्व ईडी जितेंद्र भार्गव। स्वागत है आपका सर। तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट निकाला गया है, जो प्रक्रिया बताई जा रही है बिक्री की, उसमें कई सारे अहम मुद्दे हैं, पैरामीटर्स हैं जिन पर बात करनी है आपसे। सबसे पहले नेटवर्थ के लिहाज से हमें समझाइए, जो 5000 करोड़ का नेटवर्थ बताया गया है, किस तरह का कॉम्बिनेशन बैठता है जो भी कंपनियां बिड लगा सकती हैं उसमें? देखिए, भारत सरकार ने एक नियम बनाया था कि इंडियन एंटिटी के पास में 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि 49% एक विदेशी एयरलाइन या विदेशी कंपनी की हो सकती है। तो सरकार ने कैसे इसको क्वालिफाइंग करने के लिए बताया है कि अगर 5000 करोड़ का जो न्यूनतम नेटवर्थ रखा है वो विदेशी एयरलाइंस के लिए है, इंडियन एयरलाइंस के लिए नहीं है। जैसे कि आपके संवाददाता ने बताया कि अगर किसी का नेगेटिव है तो उसको जीरो माना जाएगा। तो एक कुछ क्वालिफाइंग पैरामीटर्स बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार ये सच में चाहेगी कि अगर जो एयरलाइन एयर इंडिया को लेती है वो खुद प्रॉब्लम में ना आ जाए कुछ समय के बाद में, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में बड़ी वेफर थिन प्रॉफिटेबिलिटी होती है। क्योंकि इस समय इंडियन मार्केट ग्रो कर रही है 20% प्लस में, एटीएफ के प्राइस उतने ज़्यादा नहीं है जितने के पहले होते थे, तो इसके कारण एयरलाइन प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें निकल जाती हैं तो आप देखेंगे कि एयरलाइन इंडस्ट्री बुरी है। तो गवर्नमेंट ने
ये जो EOI बनाया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, पूरी तरह से हर चीज़ का ध्यान किया है, उसको पूरे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये उन्होंने कि इंडियन प्रेफरेंस क्या है कि एक इंडियन कैरियर अगर एयर इंडिया को लेता तो अच्छा होगा। तो इसमें क्या है कि उन्होंने उनको कंसेशन दे दिया कि आपको 5,000 की वो आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे विस्तारा उन्होंने बताया कि वो अभी नई एयरलाइन है, 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होते अदरवाइज, लेकिन इनके लिए कंसेशन दिया गया है। दूसरी चीज़ डेट को कि बहुत उस पे 40% का डेट भी शामिल है बिड में, तो अब ये कितना डिस्करेजिंग होगा, कितना इनकरेजिंग होगा? देखिए, जो लोग बाहर हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के और वो खाली खबरें सुनते हैं कि एयर इंडिया का डेट 50,000 करोड़ है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, वो शायद भयभीत हो जाएं कि हम नहीं बिड करेंगे। लेकिन जो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में हैं वो इन चीज़ों से नहीं डरेंगे, वो एयर इंडिया का पोटेंशियल जानते हैं, एयर इंडिया के जो टैंजिबल एसेट्स हैं उसको जानते हैं। उदाहरण के तौर पे इंडिगो लीजिए, जो कि पहली एयरलाइन थी जिसने कि इंटरेस्ट दिखाया था एयर इंडिया पे। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन है, 40% प्लस मार्केट शेयर के साथ में। लेकिन क्या इंडिगो को हम रिकॉग्नाइज करते हैं दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में? नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंडिगो एयर इंडिया को एक्वायर करता है और 17% इंटरनेशनल मार्केट शेयर से शुरू करता है, दुनिया की जो बड़े मुख्य शहर हैं, न्यूयॉर्क हुआ, लंदन हुआ, पेरिस हुआ, फ्रैंकफर्ट हुआ, टोक्यो हुआ, वहाँ इंडिगो नहीं जाता है, तो वो एकदम एक बड़ी एयरलाइन बन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं लेती है और कोई दूसरा एयर इंडिया को लेता है तो उनको कम से कम 15 साल लगेंगे एयर इंडिया के करंट लेवल पे पहुंचने के लिए। क्योंकि आपको इंजीनियर्स चाहिए जो कि नहीं मिलते हैं, रेडीमेड फ्लीट मिल रही है, रेडीमेड मार्केट शेयर मिल रहा है, तो एक पोटेंशियल एक्वायरर के लिए एयर इंडिया बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया है। अगर वो पूरा का पूरा डेट कहते कि अब एक्वायरिंग एयरलाइन को दे दो, तो वो एक्वायरिंग एयरलाइन इंटरेस्ट नहीं लेती। तो गवर्नमेंट ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया कि ये लोन जो हैं एयरक्राफ्ट लोन्स हैं, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो बैलेंस पेमेंट करना उन एयरक्राफ्ट के लिए वो आप देंगे, कोई नहीं है। जो वर्किंग कैपिटल लोन है 30,000 करोड़ के करीब का, वो सरकार ने कहा वो हम रखेंगे और हम उसको चुकाएंगे, जो कि बड़ा लाजमी डिसीजन। तो ऐसे में 3 साल के अंदर लिस्ट कराना कितना मुमकिन आपको लगता है? देखिए, मुमकिन है, क्योंकि एयर इंडिया एक अच्छी एयरलाइन है, मेरा ये मानना है। एयर इंडिया क्यों सफर की और क्यों इस हालत में आई? लैक ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और अगर आप इन दोनों नेगेटिव्स को बाहर निकाल देते हैं तो एक प्राइवेट एयरलाइन एयर इंडिया के पोटेंशियल को पूरा हार्नेस कर पाएगी और प्रॉफिट बना पाएगी, अच्छा प्रॉफिट बना पाएगी। तो जब ये प्रॉफिट बनाएगी तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि 3 साल के बाद में जब लिस्ट होती है तो 2 कारण कि वो 24% इक्विटी रख रहे हैं अपने पास में कि उसको मोनेटाइज कर सकेंगे, प्लस वो एम्प्लॉयज को ईसॉप्स दे रहे हैं। तो ईसॉप्स देंगे तो सरकार, उनको जुड़ी बात है कि एम्प्लॉयज सोचेंगे इसका पैसा कितना मिलेगा, एयरलाइन अच्छी करेगी तो करेगी। अब ये क्यों किया गया? इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं, जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी अपोज कर रही है और काफी लोग करेंगे, क्योंकि एयर इंडिया के साथ में इमोशनल कनेक्ट है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा काम किया, EOI में लिख दिया कि आपको एयर इंडिया का ब्रांड नेम जारी रखना पड़ेगा 3 साल के लिए मिनिमम के लिए, जो कि एक प्राइवेट एयरलाइन के हित में भी है, क्योंकि ग्लोबली एयर इंडिया जानी जाती है, कोई इंडियन कैरियर को इतनी ज़्यादा जान पहचान मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है बाहर में, तो एक वो है। एम्प्लॉयज़ के लिए ये म्यूट हो जाएगा कि है। मेरा सरकार को ये सुझाव रहा है कि अभी भी एयर इंडिया के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बिलीव करते हैं कि अगर आप डेट को माफ़ कर ही रहे हैं काफ़ी हद तक, तो आप क्यों नहीं चलाते रहते अपने एयरलाइन में, बाय डिसइन्वेस्ट। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सरकारी कंपनी, सरकारी नियमों के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, आप लोग मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है। तो उन सबको अलग करने के लिए आवश्यक है कि आप मैनेजमेंट चेंज करें। ओवरऑल फिर ये ड्राफ्ट हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा है और आगे चलकर हम बेहतर हाथों में एयर इंडिया को जाता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, एयर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा, एम्प्लॉयज का फ्यूचर ब्राइट होगा। खाली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको बीच में दखलबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं। वो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट रोक सकते, लेकिन वो नहीं जानते कि इस समय एयर इंडिया केवल 7 में से 1 पैसेंजर उसमें एयर इंडिया में ट्रैवल करता है। तो इतना मार्जिनलाइजेशन हो गया है, और जब एयर इंडिया के अंदर में इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स नहीं होगा तो अगले कुछ सालों में
या 1 में से 7 अगर चल रहे हैं तो 1 में से 10 ट्रैवल करने लग जाएंगे और एयर इंडिया का मार्जिनलाइजेशन ऐसा हो जाएगा कि कोई इसको खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होगा उस समय। तो ये वेरी गुड टाइमिंग, अच्छा डिसीजन। अब खाली ये है कि गवर्नमेंट के पास में हिम्मत होनी चाहिए कि इसमें बैक ट्रैक ना करें, क्योंकि ये एयर इंडिया के फ्यूचर का सवाल है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ बड़े कदम उठाए हैं। उसने कोटक पैनल की 80 सिफारिशों में से 40 को बिना बदलाव मंजूर कर लिया है और कंपनियों को अब डायरेक्टर और ऑडिटर की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उसने एफएनओ एल्गो ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। इधर म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। म्यूचुअल फंड में निवेश अब सस्ता होने जा रहा है। To amend the regulatory provision permitting charging of additional expenses up to 20 basis point on daily net assets of mutual fund schemes. So this has been decided to be reduced to 5%. That is, 5 basis point, 0.5%. So this will reduce the cost of investing in mutual funds by the investors. तो सेबी के फैसलों पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्व ईडी JN गुप्ता। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल साफ तौर से ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब एफएनओ में फिजिकल सेटलमेंट की सुविधा भी दी गई है, तो इससे कितनी आसानी होगी, कितना सुविधाजनक होगा ट्रेड करना? देखिए, इससे प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये हम लोग गलत समझ रहे हैं कि प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन इससे ये है कि उनको एक फैसिलिटेशन मिलेगा, उनको एक ऑप्शन रहेगा कि वो शेयर का फिजिकल डिलीवरी ले लें। ऐसा नहीं है कि उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़े और जो घाटा नफा है उसको सेल करना पड़े। तो ये एक बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी और पुरानी LC गुप्ता कमेटी भी थी, उसमें भी ये रिकमेंडेशन थी कि फिजिकल सेटलमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से ये बड़ा उचित कदम है एफएनओ मार्केट को। और दूसरा, एफएनओ मार्केट के बारे में जो सेबी की ओपिनियन और मेरी भी ओपिनियन है कि एफएनओ मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको एफएनओ की जानकारी नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे के कहने से आ जाते हैं। तो जो ये ITR वाला इशू है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एफएनओ में एक्सपोजर लें, ये एक बहुत अच्छा कदम है। कोलोकेशन एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा भी अब ज्यादा लोगों को मिल सकेगी और अब 6 ब्रोकर रैक पर सर्वर को शेयर भी किया जाएगा। इससे कितना बड़ा फायदा होता आप देखते हैं? देखिए जो ट्रेडिंग का एक फंडामेंटल बेसिस है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, हर आदमी को सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती थी कि कोई आदमी पैसा दे सकता था ज़्यादा, कोई नहीं दे सकता था, कोई आदमी दूर रहता था। तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये एक उसकी तरफ एक कदम है कि अगर आप कोलोकेशन फैसिलिटी शेयर कर सकते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और एल्गो में जो हो गया कि एल्गो के लिए आपको यूनिक ID होगा, तो ये सब चीज़ें, और जो डेटा फीड फ्री प्रोवाइड करने का बोलेगा, तो ये सब कदम जो हैं ये एक मार्केट को थोड़ा सा बेटर, मोर ट्रांसपेरेंट, इक्वल बनाने की कोशिश है और ये मेरे हिसाब से बड़ा सराहनीय कदम है। क्लियरली तो निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ओर भी बड़े कदम और बड़े ऐलान, इसी लिहाज से शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब नौकरी जाने पर भी आपको सैलरी मिलती रहेगी। EPFO ने PF खाता धारकों के लिए एडवांस पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके बाद नौकरी जाने के 1 महीने बाद PF खाता धारक 60% तक रकम एडवांस के तौर पर निकाल पाएंगे। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बात करते हैं संवाददाता सिल्की सिंह से। सिल्की, ये बताएं कि EPFO ने क्या प्रस्ताव यहाँ तैयार किया है और किस तरह खाताधारक पैसा निकाल पाएंगे? तो EPFO अकाउंट होल्डर्स के लिए एक खुशखबरी है। EPFO ने अपने पेंशन फंड्स में से एडवांस में पैसे निकालने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। तो जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी अगर जॉब चली जाती है तो 1 महीने बाद वो अपने पेंशन फंड में से पैसे निकाल पाएंगे, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही उनका जो पेंशन फंड है वो भी बरकरार रहेगा। तो अब मान लीजिए आपकी 3 महीने तक जॉब नहीं लगती है तो करीब 60% तक फंड आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर 3 महीने के बाद भी आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है और आप बेरोज़गार रहते हैं तो 80% तक इस फ़ंड को आप निकाल सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, और आपका ये जो PF है वो बरकरार रहेगा, जो रिटायरमेंट फ़ंड है वो बरकरार रहेगा। फ़िलहाल की जो स्थिति है उसके हिसाब से PF अकाउंट जो है वो जॉब जाने के बाद 2 महीने बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके क्लोज़ कर दिया जाता है। तो EPFO का ये जो प्रस्ताव है इसे CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सामने रखा गया है और जल्द ही सरकार इस पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इस प्रस्ताव के बाद जो 5 करोड़ EPFO अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें आने वाले दिनों में लाभ उठाने को मिलेगा।
धन्यवाद डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। एप्पल ने शिकागो में नया 9.7 इंच वाला आईपैड लॉन्च किया है और इसे आईपैड 2018 नाम दिया गया है। इस आईपैड की खास बात यह है कि ये एप्पल पेंसिल स्टाइलस को सपोर्ट करता है। आईपैड 2018 में 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 1.2 मेगापिक्सल का फेस टाइम HD फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये 4G LTE सपोर्ट करता है। 32 GB वाले वाईफाई आईपैड की कीमत 28,000 रुपये होगी, जबकि सेल्यूलर आईपैड की कीमत 38,600 रुपये रखी गई है। एप्पल पेंसिल को अलग से 7,600 रुपये देकर आपको खरीदना होगा और आईपैड 2018 भारत में मार्च अंत तक उपलब्ध होगा। और आवाज समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।